हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस 2021 के लिए हमारे जनरल स्टडीज़ के एमसीक्यूज़। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल और आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 16। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर इस क्लास के लेक्चर्स प्लस वीडियो लेक्चर पीडीएफ वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेंड किया जाता है। इंस्टाग्राम के ऊपर एंड फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबके लिंक जो हैं आपके कमेंट सेक्शन में पिन भी किए होंगे। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे ये कूपन कोड यूज़ कीजिए, वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। GS कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा एक थियोरी कोर्स है, बेसिक जो हमने टॉपिक समझा है इसके अंदर लिखा गया है और ये आपको देखना है। और आप इन कोर्सेज़ को 2 जगह से आप परचेज़ कर सकते हैं, स्टडी IQ ऐप से या फिर आप कर सकते हैं वेबसाइट से studiiq.com। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन दबाना। तीसरे नंबर पे आपको 10,000 MCQ कोर्स और GS कोर्स आपको चौथे नंबर पे नज़र आ जाएगा। जो भी कोर्सेज अच्छे लगें परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं। और जो है आपका चीफ आर्किटेक्ट इसको जो है आपका चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक थे आपके डेट इज़ ग्रैनीवेले ऑस्टिन, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। डेट इज़ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ए सोशल डॉक्यूमेंट। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ए सोशल डॉक्यूमेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? सोशल डॉक्यूमेंट ये वर्ड यूज़ किया था भीमराव अंबेडकर जी के लिए, ग्रैनविले ऑस्टिन ने यूज़ किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरपर्सन थे, याद रखना है। महात्मा गांधी आपके जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें कोई भी मेंबर नहीं थे ये। और जवाहरलाल नेहरू जी की अगर हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी के चेयरपर्सन थे। BN राव की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, संवैधानिक सलाहकार थे। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? बी ऑप्शन बनेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ द करेक्ट आंसर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं इनको। सोशल रिफॉर्मर थे और इनकी जो डेथ हो गई थी 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट के बाद हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। और जो है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अनटचेबिलिटी के लिए और दलित की डिस्क्रिमिनेशन के लिए बहुत सारे जो हैं इन्होंने कैंपेन्स करी वीमेन एंड लेबर के लिए। और इनका जो सरनेम था वो था इट्स कॉल्ड अम्बा वादेकर, जो बाद में इनके अम्बा वादेकर इसलिए क्योंकि इनके गांव का नाम अम्बा वादे। और 1956 में ये इन्होंने बुद्धिस्ट धर्म में कन्वर्ट कर लिए थे और बाकी लोगों को भी जो है इन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करने लगे थे। न्यू बुद्धिस्ट की चीज़ जो है इन्होंने स्टार्ट करी थी। विच इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द एंटीजन इन एन इल पर्सन? एंटीजन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी इल पर्सन के ऊपर? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कोई भी वैक्सीन होती है, ठीक है, कोई भी वैक्सीन होती है जिसके अंदर क्या होगा? एंटीजन होगा और इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बॉडी में। वो क्या कर देते हैं? बॉडी को स्टिमुलेट कर देता है। जैसे अभी अगर हम बात करें कोविशील्ड, कोवैक्सीन जो आपकी वैक्सीन चल रही हैं, वो क्या कर रहे हैं कि एंटीजन जो है उसके अंदर जो है एंटीजन डाल दिया जाता है। इम्यून सिस्टम आपका जो है स्टिमुलेट हो जाता है, जो बाद में पहुंचता है B सेल को इन्फॉर्मेशन जाती है और B सेल आगे जो है विद द असिस्टेंस T सेल की मदद से ये क्या बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर? एंटीबॉडीज़ बनाने स्टार्ट कर देती हैं जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन इज इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्लियर? आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये बनेगा जी आपका। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। क्लियर? WBC सेल जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिनको आप क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स कहते हैं ये WBCs वाइट ब्लड सेल्स। और एक होता है ब्लड कैंसर टर्म होती है एक। तो ब्लड कैंसर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया, क्योंकि उसके अंदर जो है डिवीज़न होने लग जाती है WBCs की, क्योंकि WBCs के अंदर होता है न्यूक्लियस केंद्रक देखने को आपको मिलता है। और जो है ब्लड कैंसर और WBCs क्या करते हैं? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इन्फेक्शंस को ख़त्म कर देते हैं, सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा।
व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द आचार्यास? ये डिफरेंट आचार्यास को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। शंकरा, रामानुजा, माधव और चैतन्य महाप्रभु। तो ये 4 ही ऑप्शन में है, तो मैं आपको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर ऑप्शन टिक करेंगे हम। शंकराचार्य जी थे आपके 9th सेंचुरी के अंदर, और रामानुजा जो थे वो आपके 10th सेंचुरी के अंदर, 10 से 11 सेंचुरी के बीच में। माधवाचार्य जो थे वो 12th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक के थे। चैतन्य महाप्रभु जो हैं 14th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक के थे। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? शंकराचार्य, रामानुजा, माधवाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ओनली वन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन ऑप्शन इज द राइट वन। शंकराचार्य जो हैं आदि शंकराचार्य हैं, ये जो हैं इनको जगत गुरु के नाम से भी हम जानते हैं। जगत गुरु ध्यान रखना, जगत गुरु के नाम से हम जानते हैं। और ये जो है जो कृष्ण जो है आपका, ये टाइटल जो है ये पहली बार जो है किसको दिया गया था? लॉर्ड कृष्णा को दिया गया था। फिर बाद में जगत गुरु का टाइटल आदि शंकराचार्य जी को मिला, द गुरु ऑफ द यूनिवर्स नाम से। एक है जगत गुरु शंकराचार्य जी को मिला था। एक टर्म आता है जगत गुरु, कन्फ्यूज़ नहीं होना। एक होता है जगत गुरु, एक होता है जगत गुरु। ये जगत गुरु का जो टाइटल था ये अकबर ने दिया था। किसको, किस पर्सन को दिया था अकबर ने? दैट इज़ हरिविजय सूरी। और जो, क्योंकि हरिविजय सूरी ने ही जगत गुरु इसीलिए बोला गया क्योंकि हरिविजय सूरी ने अकबर को वेजिटेरियन फॉलो करने में, वेजिटेरियन के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, मतलब वेजिटेरियन बन चुके थे अकबर। उसके बाद जो है जी रामानुजा बनेंगे। रामानुजा जो हैं ये आपके इन्होंने एक जो है थ्योरी दी थी, विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर बनेंगे जी माधवाचार्य जो हैं इनको पूर्ण प्राजना और आनंद तीर्थ के नाम से भी हम जानते हैं, जो आपका फिलॉसफी ऑफ रियलिटी के ऊपर बात करते हैं, यानी कि द्वैतता के ऊपर बात करता है ये। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु विष्णु सेंट हैं, वैष्णव सेंट हैं ये, और इनको माना जाता है कि ये जो हैं कृष्ण भगवान के जो हैं अवतार हैं, कृष्ण भगवान के। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ये सेम हमने डिस्कस कर लिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इस कमेटी के अंदर टोटल 7 लोग थे। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इसमें बनी कब थी ये ड्राफ्टिंग कमेटी? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। और ये जो है भीमराव अंबेडकर टू बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द जो है आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के। कमेटी जो प्रिपेयर करी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 21 फेब 1948 तक इन्होंने जो है ड्राफ्ट तैयार किया था। 7 मेंबर थे इसके अंदर। वो 7 मेंबर कौन से थे? जो है आपके अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डीपी खेतान जो हैं आपके, इनकी डेथ हो गई थी और इनको जो रिप्लेस किया था वो किसने किया था? टी कृष्णमाचार्य जी ने रिप्लेस कर दिया था। और उसके बाद जो हैं आपके एन माधवराव, क्लियर। और जो है एन माधवराव, और ये किसकी जगह के ऊपर आए थे? BL मित्तर की जगह पे आए थे। KM मुंशी थे, गोपालास्वामी अयंगर थे, और TT कृष्णमाचार्य तो चेंज हो गए थे, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला थे। तो मतलब 6 तो ये हो गए यहाँ पे, क्योंकि ये कट जाएगा ना, ठीक है, ये रिप्लेस हो गए थे। और साथ में थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो टोटल 7 लोग थे ये। सी राजगोपालाचार्य वो पर्सन हैं, जब हमारे देश आज़ाद करवाया था तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल जो आज़ाद भारत के बने थे वो सी राजगोपालाचार्य थे। जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी के चेयरपर्सन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बने थे आपके नेशनल फ्लैग की कमेटी के मेंबर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी है इंडिया डिवाइडेड नाम की, ये याद रखना है। और इनको गांधी ऑफ बिहार भी कहते हैं, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए नेशन? हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पता लगती है? इकोनॉमिक ग्रोथ पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें टोटल इनकम ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, मतलब जितने भी एरियाज़ की निकालने तब भी आपको पता लग जाए, कंट्री की निकालने तब भी। टोटल इनकम मतलब कंट्री की, और पर कैपिटा जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी उसके साथ डिवाइड करेंगे हम, तो हमें पर कैपिटा इनकम निकलेगी। और जिसके कारण जो है हम इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम
कह सकते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, दैट इज़ द पर कैपिटा इनकम जो है ये हमें पता करती है पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम की जगह के ऊपर आपको यहाँ पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी आ सकता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी आ सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो एग्रीकल्चर की इनकम होती है इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। अगर कल को टैक्स लगेगा तो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट इसके गवर्नमेंट के पास होता है। इन्फ्लेशन चीज़, किसी भी चीज़ का रेट का बढ़ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना के। अब बात एक चीज़ आपको और बतानी है यहाँ पे, अगर आपसे पूछा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, हमारे देश की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, तो वो हमें कौन बताता है, जीडीपी, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमें बताता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमें बताता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू होती है उसको हम काउंट करते हैं, और इससे ये हमारे देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखने के लिए हेल्प करता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन। Who among the following developed the technology of underground nuclear explosion? अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में जो आपके व्यक्ति थे टेक्नोलॉजी करने के लिए वो कौन थे, दैट इज़ होमी जे बाबा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये प्रोफेसर थे कहाँ पे, TIFR में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो आपका महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिलता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इनको हम कहते हैं। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है आपका देखने को मिलता है अगेन मुंबई में, महाराष्ट्र में। साराभाई की जी बात करते हैं, विक्रम साराभाई। साराभाई जो हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है आपका तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर देखने को मिलता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, होमी जे बाबा इज़ द करेक्ट आंसर। फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हैं ये, फाउंडिंग डायरेक्टर हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो मैंने आपको बताया था। बाबा कन्विंस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंडिया के अंदर इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और इन्होंने पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड वॉज अगेंस्ट द एटॉम बॉम्ब, मतलब एटॉमिक एनर्जी को आपने यूज़ करना है पीसफुल चीज़ों के लिए, ना कि एटॉमिक बम को यूज़ करना है। 1954 में जो है इनको पद्म भूषण दिया गया था। 1954 के अंदर ही हमारा जो है भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न जो है हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 3 लोगों को दिया गया था, CV रमन जी को, C राजगोपालाचार्य को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, व्हेन डिड चाइना स्टार्टेड द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है चाइना ने कब स्टार्ट किए थे, ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, 6th सेंचुरी AD के अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और डायनेस्टी थी आपकी, किन डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था। और अगर हम बात करें इंडिया के लिए सिविल सर्विसेज की, हु इज़ द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉर्नवालिस वही पर्सन है जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, जमींदारी प्रथा स्टार्ट करी थी। सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें, हमें एक टर्म आनी होनी चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जनक किसे कहते हैं, फादर कहते हैं वल्लभ भाई पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को। और ऑल इंडिया सर्विसेज का जो आर्टिकल है वो 312 है। इसमें हम तीन हमारे जो आते हैं सर्विसेज में, IAS, IPS, IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज कभी भी बनेंगी तो बिल हमेशा राज्यसभा से उठेगा, लोकसभा जाएगा और एट द एंड प्रेसिडेंट साइन करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पहला बिल राज्यसभा से जाएगा, और अगर आपसे पूछा क्रिएशन किसकी होती है तो आपका आंसर क्या बनेगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब तीनों मिलके बनाएंगे। आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। शक इरा जो है आपका 78 AD में स्टार्ट किया गया था। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, शक इरा। शक इरा की अगर हम बात करते हैं, बाद में बात करेंगे, तो शक इरा में जो पहला मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, चैत्र मास कहा जाता है। और चैत्र जो स्टार्ट होता है आपका 22 ऑफ मार्च को स्टार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं कि वो 28 डेज़ का जो है फेब महीना आता है, ठीक है, तो 29 डेज़ का आता है, तो उस दिन होता है आपका 21 मार्च। 21 मार्च और 22 मार्च को होता है फर्स्ट चैत्र। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये हेडलेस स्टैचू है, ये किसका है, ये कनिष्क का है। ये कनिष्क वही पर्सन है जिन्होंने आपका चैत्र शक इरा के बारे में बताया। और हेडलेस स्टैचू कनिष्क का ये कौन से सैंडस्टोन में बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन में बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन में, डेट मीन्स मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में बना हुआ है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने अभी आपको बताया कि आंसर क्या बनेगा इसका, शक इरा का, डेट इज़ द कनिष्क। कनिष्क की बात करते हैं, कनिष्क वही पर्सन है जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कश्मीर के अंदर,
हीनयान और महायान जो है डिवाइड हो गए थे। और जो इस काउंसिल को चेयर किसने किया था, डैट इज़ वासुमित्रा ने, और अश्वघोष जो है डिप्टी चेयरपर्सन थे यहाँ पे। कनिष्क जो है इन्होंने सिल्क रूट के ऊपर जो है जो है रूल किया करते थे ये एंशंट सिल्क रूट के ऊपर। कनिष्क ने जापान, कोरिया और जो है आपके जितने भी नॉर्थ के अंदर कंट्रीज़ हैं, तिब्बत, चाइना वगैरह देशों के अंदर जो है बुद्धिज़्म को फैलाने का श्रेय किसको जाता है, कनिष्क को जाता है। अशोक की अगर हम बात करें तो अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी पाटलिपुत्र में, जिसके चेयरपर्सन कौन थे, मोगालिपुत्तिस, जिन्हें हम कहते हैं उपगुप्त। अभिधाम पिटक भी इन्होंने लिखी है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अशोक जो है पाटलिपुत्र के अंदर अशोक को देवमप्रिया पियादशी बोल दिया जाता है। किसने बोला था, जेम्स प्रिंसेप ने ये पहली बार इंस्क्रिप्शन पढ़े थे कि पिलरों के ऊपर ये लिखा गया है। विक्रमादित्य का टाइटल की अगर मैं बात करूं, चंद्रगुप्त को मिला था और चंद्रगुप्त सेकंड को मिला था विक्रमादित्य का टाइटल। और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक पिलर है मेहरौली पिलर, जो दिल्ली के अंदर है। दिस इज़ द आयरन पिलर, और ये डिनोट करता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय वही पर्सन है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय वही पर्सन है जिनके टाइम पे पहला चाइनीज़ आया था, फाहियान, जो पहला चाइनीज़ यात्री आया था। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कनिष्क इज द राइट वन। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस द डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एज अ एम ऑफ द कांग्रेस, कि जो आपका कांग्रेस का जो एम है पूर्ण स्वराज का, डैट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो ये कौन से सेशन में हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 39 में, 31 दिसंबर 39 में स्टार्ट हुआ था। पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी आज़ादी चाहिए, और 26 जनवरी 1930 को हमने तिरंगा भी लहरा दिया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेशन था आपका लाहौर सेशन। लाहौर सेशन जो था आपका रिवर रावी के किनारे पे था, ठीक है, याद रखना है। और इस सेशन को चेयर कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन। कैलकाटा की बात करता हूँ मैं। कैलकाटा आपका सेकेंड जो आपका मीटिंग थी INC की, कलकत्ता में थी। दादा भाई नरोजी वॉज द चेयरपर्सन, जिन्हें आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने पुस्तक लिखी है। और ये वो पहले भारतीय हैं जो आपके हाउस ऑफ कॉमन में बैठे थे। फिन्सबरी से इलेक्ट हुए थे 1892 के अंदर। और मद्रास की अगर मैं बात करता हूँ तो मद्रास में हमारे 1887 के अंदर पहले जो हैं आपके मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, डैट इज़ बदरुद्दीन तैयब जी। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, लाहौर। ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द प्राइमरी सिक्योरिटी इफ़ इट रिप्रेजेंट द लाइबिलिटी ऑफ, किसकी लाइबिलिटी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। देखिए प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब पहली बार मार्केट में आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, और IPO जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कहा जाता है, जो पहली बार इशू करी जाती हैं। और प्राइमरी सिक्योरिटी जो होती है प्राइमरी मार्केट में इशू करते हैं, और ये लाइबिलिटी किसकी होती है, ऑफ द सम अल्टीमेट बोरोअर, जो आपका कर्जदार है उसके ऊपर, बोरोअर के ऊपर, ठीक है, जो पैसे ले रहा है और सिक्योरिटी दे रहा है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और अगर मैं बात करता हूँ सेकेंडरी मार्केट की जिसमें आपका स्टॉक एक्सचेंज वगैरह आता है, वो सब कुछ आपका SEBI के कंट्रोल में आता है। SEBI के कंट्रोल, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिनका काम शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, मर्चेंट बैंकिंग, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। SEBI के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। 88 में बना था, पावर्स मिली थी 92 में। अजय त्यागी जो है एट प्रेजेंट चेयरपर्सन है इसके। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, सम अल्टीमेट बोरोअर की लाइबिलिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकावेटेड इन द इंडस वैली, विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जब हमने इंडस वैली को एक्सकावेट किया था तो हमें पता लगा था कि कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुई है वो किस चीज़ से हुई है, हमें मोहरें मिली हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर, सील्स। और ये जो सील्स बनी होती थी, ये बनी होती थी स्टेटाइट की बनी होती थी। अगर स्टेटाइट की नहीं बनी होती थी मेन, तो स्टेटाइट की थी, और कुछ आपकी टेराकोटा की भी मिली है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इसको कहा जाता है। प्रोटो हिस्टोरिक वर्ड का मतलब ये होता है कि जो लिखित नहीं होता, और हम पिक्चरों से पता करते हैं, और इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से भी हम जानते हैं। इंडस वैली को कॉपर प्लस टिन मिल के बनाते हैं ब्रॉन्ज 70-30 के रेशो में। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स वाटर साइकिल इज अवेलेबल। वाटर साइकिल का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका सन की रेज आएंगी, वाटर उड़ेगा, इवेपोरेट होगा, वापस धरती पे आएगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल के नाम से हम जानते हैं। रिवर, ओशन
ओशन से एटमॉस्फेयर, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है और ये देखने को हमें मिलता है हमें अर्थ में। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अर्थ को हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से भी हम जानते हैं, नीला है पूरा क्योंकि पानी से कवर है, और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम के अंदर। अर्थ की एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है मून। वीनस की बात करते हैं तो इनको अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट ये शो करता है, एल्बिडो इफेक्ट ये शो करता है, क्योंकि जो आपका कवर होता है दैट इज़ द क्लाउड कवर होता है, जिसके कारण हीट बाहर नहीं जाती। और वीनस का कोई भी मून नहीं है। जुपिटर की बात करें, सबसे बड़ा ग्रह है लार्जेस्ट, और जो है इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम है, उपग्रह का नाम है दैट इज़ कॉल्ड गैनीमीड, जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। मार्स, जिसे हम क्या कहते हैं रेड प्लैनेट, लाल प्लैनेट, और इसमें आयरन देखने को हमें मिलता है। और एक चीज़ आपको और बता दूं, इसके दो आपके जो है सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और दीमोस, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी सैटेलाइट आपकी गैनीमीड है। सबसे नंबर में सैटेलाइट किसके पास हैं, किस ग्रह के पास हैं, सैटर्न के पास, शनि के पास होते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दिस इज़ ए ब्लू प्लैनेट। इनमें से जो डायलेक्ट थे कबीर जी के, बोलियां थी, तो वो किस भाषा में लिखी गई थी। देखिए, वो ओरली अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे, अवधी लैंग्वेज भी यूज़ करते थे आपकी, ठीक है, ब्रज भाषा भी यूज़ करते थे, भोजपुरी भी यूज़ करते थे। और इनके जो फेमस दोहे हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो आपके सिखों का पूरा जो है होली बुक है, समझ आया। तो आंसर इसमें टिक क्या करेंगे, इसमें तो दो आंसर बनते हैं, जो आपका दैट इज़ द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, दैट इज़ अवधी भोजपुरी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवधी और भोजपुरी के अंदर। और इसके अलावा जो है ब्रज भाषा में भी लिखा गया है, लेकिन पेपर वालों ने इसका आंसर ए टिक किया हुआ है, तो अवधी इज़ द करेक्ट आंसर। और इनके जो कबीर जी के जो होते थे दोहे बड़े फेमस थे, बीजक स्टोरीज़ बड़ी फेमस थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। कबीर परछाई इनका जो वर्क है, सखी ग्रंथ इनका वर्क है, ग्रंथावली जो है इनका पुस्तक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, वन ऑप्शन बनेगा। व्हाट हैपन्स व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो क्या होता है। केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें आपका बॉन्ड ब्रेक भी किया जाता है और ब्रेक बन भी जाता है। अगर हम बात करें कि बॉन्ड ब्रेक की, जब हम किसी चीज़ को बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और इस बॉन्ड ब्रेकिंग को हम क्या कहते हैं, आपका एंडोथर्मिक चेंज कहा जाता है, एंडोथर्मिक चेंज कहते हैं। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, अगर बॉन्ड जो है आपका बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, जब फॉर्मेशन होगा तो वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, जब एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो वो क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एब्जॉर्ब हो जाएगी एनर्जी। तो आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वन ऑप्शन इज़ द राइट वन। यहाँ पे देखिए जी, केमिकल बॉन्ड्स हैं, ये जो बॉन्ड्स मेंशन किए गए हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी से, जितनी एनर्जी उसको तोड़ने के लिए चाहिए। दैट मीन्स आयनिक बॉन्ड आर द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, देन कोवलेंट में भी दो, पोलर देन नॉन पोलर देन मेटालिक, ये आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में आते हैं। वीक बॉन्ड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, देन डाइपोल, देन वैंडरवाल फोर्सेज, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज। तो दीज आर द वीक बॉन्ड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाखोली जो है एक आपका जगह है, ये कहाँ पे है। नाखोली वही जगह है जब आपका इंडिया पाकिस्तान हो रहा था, तो यहाँ पे गांधी जी इंडिपेंडेंस के टाइम पे झगड़े निपटा रहे थे हिंदू मुस्लिम्स के, और ये अब डिस्ट्रिक्ट रह गया है कहाँ पे, डेट इज़ इन द बांग्लादेश। उस टाइम पे कैलकाटा का पार्ट था, बांग्लादेश में है ये। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, टका, और करेंसी क्या है, ढाका। बिहार, गांधी ऑफ बिहार किसे कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क भी यहाँ पे देखने को मिलता है। त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है। त्रिपुरा के अंदर जो है आपका क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में जो है आपका सुंदरबन डेल्टा, जो आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र आके मिलाते हैं और बनता है आपका सुंदरबन डेल्टा। आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, आंसर इसमें बनेगा आपका डेट इज़ बी ऑप्शन, बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर, बांग्लादेश इज़ द राइट वन। So this is the Noakhali district. Which of the following is called the twin of the earth? ये हमने डिस्कस कर लिया। वीनस,
क्यों कहते हैं? मास साइज सब कुछ सेम है, लेकिन वीनस में आपका एल्बिडो इफेक्ट देखने को मिलता है, जो है आपका बादल कवर है, जिसके कारण ये हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। और हॉटेस्ट तो है ही है, ब्राइटेस्ट भी है, और मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी इसको हम कहते हैं। नेपच्यून की बात करें सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे दूर है। मार्स की अगर हम बात करें, इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी हम जानते हैं। सैटर्न की बात करें, सबसे ज़्यादा जो है उपग्रह हैं 82 इसके देखने को मिलते हैं, और इसकी सबसे जो बड़ा उपग्रह है डेट इज़ कॉल्ड टाइटन। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। सो ये जो है ट्विन क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ का मास साइज, डेंसिटी, ग्रेविटी सब कुछ सेम है आपका प्रॉपर तरीके से। विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? आपके रक्त के संचालन में कौन सहायता करता है? मेनली रक्त के संचालन में कौन सहायता करता है? तो डैट इज़ लिम्फोसाइट्स। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। लिम्फोसाइट जो होते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। ब्लड सेल जो है आपका, ये आपकी टाइप है आपकी किसकी? वाइट ब्लड सेल्स की, जो वर्टिब्रेट के अंदर होती है, इम्यून सिस्टम के अंदर। और आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। ये सारे के सारे जो होते हैं आपके इन्फेक्शन वगैरह को ख़त्म कर देते हैं। मोनोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका इन्नेट, बचपन से ही इन्नेट जो है आपका इम्यून सिस्टम है, और ये क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं, और यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखने को आपको मिलता है ड्यूरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, जब आपका इम्यूनिटी बढ़ती है। ब्लड प्लेटलेट्स की अगर हम बात करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में आपको हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के साथ साथ एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि ब्लड क्लॉटिंग तो करते ही करते हैं, और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखते हैं। और अगर जब किसी पर्सन को डेंगू हो जाता है तो डेंगू में ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं कम हो जाते हैं। एरिथ्रोसाइट्स यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ERO बनता एरिथ्रो, तो वो बनता एरिथ्रोसाइट, डेट इज़ आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, लेकिन दो स्पीशीज़ हैं जिनमें आरबीसीज में केंद्रक होता है, कैमल और लामा। और ये ख़त्म कहाँ पे होते हैं आपके आरबीसीज? डेट इज़ इन द लीवर एंड द स्प्लीन एंड लीवर, क्लियर। और इसीलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं? जो है आपका डेट इज़ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज इनको कहा जाता है, ग्रेवयार्ड। अगर मेनली पूछा जाए तो स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन में मैक्सिमम, देन लीवर में सेकंड नंबर पे होता है। स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। जो प्लीहा होता है उसको ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी हम कहते हैं। आंसर इसमें क्या बनने वाला है? डी ऑप्शन, लिम्फोसाइट इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज़ द पुष्कर फेयर हेल्ड? पुष्कर का जो मेला होता है ये कहाँ पे देखने को हमें मिलता है? ये राजस्थान अजमेर में हमें देखने को मिलता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। पुष्कर का जो मेला होता है ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। इस तरीके से जो ऊँट होते हैं, ये 5 दिन का कैमल एंड लाइफ स्टॉक फेयर होता है पुष्कर राजस्थान में। वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमल फेयर होता है। यहाँ पे आपके कैमल सेल परचेज वगैरह किए जाते हैं। कॉम्पिटिशन्स होते हैं लंबी मूँछों का, और ब्राइडल कॉम्पिटिशन होता है, मटका फोड़ कॉम्पिटिशन होता है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर विच डायोड इज़ यूज्ड? डायोड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? डायोड यूज़ होता है आपका क्या, कि ये इलेक्ट्रिक करंट को जो है एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो करवाएगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा। अगर हम बात करें वाइल ब्लॉकिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर दूसरी तरफ से जो है हम ऑपोजिट डायरेक्शन से करंट को ब्लॉक कर देते हैं, इस यूनी डायरेक्शनल बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं हम? रेक्टिफिकेशन, जो आपका हेल्प करता है AC टू DC कन्वर्ट होने में। समझ आया? तो इसका मतलब डायोड जो यूज़ किया जाता है आपका रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। तो ये AC और DC को कन्वर्ट कर देता है, AC टू DC। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। डायोड देखो सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो करंट को फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में, रेक्टिफायर की तरह काम करता है, AC टू DC कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट करंट में। और ये जो डायोड यूज़ होते हैं आपके जो सेपरेट करता है सिग्नल फ्रॉम द रेडियो फ्रिक्वेंसी। ऑन ऑफ स्विच बटन है यहाँ पे जो कंट्रोल करता है आपके करंट को। सो दिस इज़ डायोड। बेरिलियम सल्फेट जो होता है ये लेस सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ऐसा क्यों होता है? बेरिलियम सल्फेट होता है BeSO4, और ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लियर। और अगर हम इसको जो है मतलब अगर हम बात करते हैं कि ये लेस सॉल्युबल इन वाटर क्यों होता है? क्योंकि इसको आग लग सकती है, इसीलिए लेस सॉल्युबल होता है। अगर घुल जाए तो आग लग जाएगी, बिकॉज ऑफ द हाई इनफ्लेमेबल एनर्जी, उच्च जो है उनकी ज्वलनशील ऊर्जा होती है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। वेयर इज़ अ मुस्लिम मॉस्क वेयर हेयर ऑफ पैगंबर मोहम्मद साहिब हैज़ बीन प्रिजर्व्ड?
देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आते हैं पेपर में, बट याद कर लेना कि उनका एक बाल जो रखा गया है वो श्रीनगर में रखा गया है, जम्मू कश्मीर में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? श्रीनगर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, श्रीनगर में, J&K में, सी ऑप्शन। सो ये है जी आपका जहाँ पे जो प्रिजर्व किया गया है श्रीनगर के अंदर। सो गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते हैं। मेरे साथ यहाँ पे 1,35,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जैसे अभी हमने MCQ डिस्कस किए, ऐसे ही हमारा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है MCQ है हमारा 10,000 MCQ कोर्स। इसके अलावा भी यहाँ पे मैंने अलग से फोल्डर स्टेट पीस है UPSC के लिए, और प्लस आपका डिफेंस एग्जाम्स SSC रेलवेज़ के लिए भी मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है। और इसमें कोड यूज़ करेंगे विपन 10, आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो हमारा 24 मई तक अवेलेबल है। GS कोर्स जो है हमारा बिल्कुल बेसिक थियरी कोर्स है, और इसमें ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है। अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से करेंगे? 2 जगह से, एक तो StudyIQ ऐप से कर सकते हैं, और एक आप वेबसाइट से studyIQ.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स दिखेगा तीसरे नंबर पे, और GS कोर्स आपको दिखेगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगें परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल शाम को 9 बजे, आज शाम को 9 बजे, क्लियर। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय।